हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रही है आईडीडी सेकेंड ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि क्लास हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड रिलेटेड क्वेश्चंस पर हो चुकी थी। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कोर्स 7 पर, यानी कि कोर्स 7 के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर 7 से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और जो पार्ट ए और पार्ट बी के लिए जो क्वेश्चन आते हैं आपके 1 नंबर में पूछे जाने वाले और 2 नंबर में पूछना जो क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उसका आंसर देना है ना। यानी कि हम पार्ट ए और पार्ट बी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार लिखिए। शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, ये हमारे 3 शिक्षा के मुख्य प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1 सितंबर 1961 में हुई थी। 1 सितंबर 1961 में। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस तरीके से आपके पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना है। जैसे कि उसमें लिखा होगा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या सभी प्रश्नों के 1 या 2 वाक्यों में इनके उत्तर देने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षा की एक औपचारिक एवं सक्रिय एजेंसी कौन सी है, उसका आपको उदाहरण देना है। यानी कि ऐसी एजेंसी बतानी है जो शिक्षा की अनौपचारिक एवं सक्रिय एजेंसी हो। तो वो है हमारा समुदाय या कम्युनिटी। क्या है हमारा? एक शिक्षा की अनौपचारिक और सक्रिय एजेंसी है। अच्छा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि शिक्षा की अनौपचारिक प्राथमिक सक्रिय एजेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर अगर प्राथमिक सक्रिय एजेंसी पूछे, ठीक है ना, शिक्षा की प्राथमिक सक्रिय एजेंसी, तो वो आपका परिवार है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षा के 3 मुख्य अंग कौन से हैं? तो शिक्षा के आपको मुख्य 3 अंग बताने हैं। कौन से हैं? तो पहला है आपका शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये शिक्षा के मुख्य 3 अंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी शिक्षा ने खेल विधि को जन्म दिया है? तो कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिसने खेल विधि को जन्म दिया है? वह शिक्षा हमारी प्रकृतिवाद शिक्षा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृतिवाद शिक्षा का दर्शन है, यह किस सदी में विकसित हुआ? यानी कि प्रकृतिवाद जो शिक्षा का एक दर्शन है, सभी जानते हैं किस सदी में विकसित हुआ? तो ये हुआ था 19वीं सदी में। 19वीं सदी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य की निश्चित अवधि के और स्थान के प्राप्त शिक्षा क्या कहलाती है? यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसी शिक्षा जिसमें ना कोई उद्देश्य हो, ना कोई निश्चित समय हो, ना कोई उसका मतलब कोई ऐसे निश्चित स्थान हो, ऐसी ग्रहण करने वाली शिक्षा, ऐसी प्राप्त की हुई शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाती है? तो वो शिक्षा कहलाती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक शिक्षा क्या है, इसका सेम उल्टा कर दीजिए। जो शिक्षा जिसका विशिष्ट उद्देश्य निश्चित समय या अवधि हो और एक स्थान पर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है, और जिसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं, बाधा मुक्त होती है, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद की? अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? तो आर्टिकल नंबर 21 है हमारा। आर्टिकल नंबर 21 में, यह हमारा अनुच्छेद 21 में इसकी बात की गई।
लिए यह निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह शिक्षा जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम समय आयु निश्चित नहीं होता है क्या कहलाती है? ऐसी शिक्षा जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, ना ही उसमें समय है, ना एज का लिमिटेशन है और कुछ भी निश्चित नहीं होता, तो ऐसी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है, दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जब आधुनिक शिक्षा शुरू हुई थी तो उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राचीन शिक्षा के समय के बड़े प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन से थे? आ सकता है आपको एक नंबर में, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पार्ट या पार्ट बी में पूछे जाएंगे। प्राचीन शिक्षा के समय में जो बड़े प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे वो कौन से थे? वो 3 विश्वविद्यालय थे। एक तो था हमारा तक्षशिला, नालंदा और एक और है आपका वल्लभी। ये हमारे 3 प्रसिद्ध बड़े विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राचीन काल में कौन सी 2 प्रणालियां विकसित हुई? प्राचीन काल में कौन सी 2 प्रणालियां विकसित हुई? तो 2 कौन सी? एक तो हुई थी वैदिक, दूसरी हुई थी बौद्ध। अच्छा, वैदिक प्रणाली के जो भाषा का माध्यम था, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 2 प्रणालियां विकसित हुई, जैसे एक वैदिक है, वैदिक प्रणाली के भाषा का क्या माध्यम था? तो वैदिक प्रणाली की भाषा का माध्यम संस्कृत था। ठीक है, और बौद्ध प्रणाली का माध्यम पाली था। बौद्ध प्रणाली के भाषा का माध्यम पाली था। फिर से बोल रहे हैं, वैदिक का संस्कृत था, बौद्ध का पाली था भाषा का माध्यम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विश्वविद्यालय को बढ़ावा देना, समन्वय करना और कॉलेजों के शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन कौन करता है? फिर से करेंगे, विश्वविद्यालय को जो बढ़ावा देता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है विभिन्न कॉलेजों से, और जो कॉलेज की शिक्षा है इस क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन कौन करता है? तो ये करता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब हुई? तो ये 1994 में हुई थी और शायद से केरल में हुई थी, कंफर्म कर लेना, मेरी ये तो कंफर्म है केरल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मास मीडिया की प्रमुख भूमिकाएं कौन सी हैं? मास मीडिया के क्वेश्चन आपका पार्ट सी के लिए 5 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी है इसकी प्रमुख भूमिकाएं? 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो कौन कौन सी थी? एक तो था सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है, जानकारी का भंडारण, ठीक है, और भौतिक बाधा से मुक्त, भौतिक का मतलब होगा शारीरिक, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, शारीरिक बाधा से मुक्त, संगठित प्रभाव और फलदायी परिणाम, यानी कि मास मीडिया की जो प्रमुख भूमिकाएं थी कौन कौन सी थी? सार्वभौमिक पहुंच, जानकारी का भंडारण, भौतिक बाधा से मुक्त, संगठित प्रभाव और फलदायी परिणाम, ये भूमिका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको पता होगा, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था आपका 1863 में हुआ था, कलकत्ता में।
ठीक है। यहाँ पर देखिए आदर्शवाद के जो जनक में यहाँ पर हो सकता है आपको प्रकृतिवाद के भी पूछे, ठीक है। चाहे तो आदर्शवाद पूछेगा, दो ही आते हैं, प्रकृतिवाद आता है हमारे एग्जाम में या आदर्शवाद आता है। आदर्शवाद का हो गया, प्रकृतिवाद का भी आपको बता सकती हूँ, क्या पता आ जाए। प्रकृतिवाद के कौन कौन थे, एक तो रूसो थे और अरस्तु थे, दोनों के बता दिए, किसी का भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आदर्शवाद शिक्षण की विधियां, यानी कि आदर्शवाद शिक्षण जो है उसमें कौन कौन सी विधियों से शिक्षा प्रदान की जाती है। एक तो है आपका व्याख्यान विधि, व्याख्यान यानी कि चर्चा, दूसरा है भ्रमण, तीसरा है प्रश्न विधि, परियोजना विधि, ठीक है, परियोजना विधि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रकृतिवाद शिक्षण के तरीके कौन कौन से हैं, यानी कि प्रकृतिवाद शिक्षण की विधि कौन कौन सी है। एक ही बात है, शिक्षण की विधि या तरीके, तो इसमें है करके सीखना, खेल विधि है, ठीक है, और आपका हो जाएगा अवलोकन और प्रयोग, स्वयं शिक्षा यानी कि स्वयं से देखना, स्वयं प्रयास यानी कि स्वयं की प्रयास करके भी हम सीख सकते हैं। ये इसके तरीके थे, किसके, प्रकृतिवाद शिक्षण के तरीके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के देशभक्त और पैगंबर किसे कहा जाता है, कि भारत के देशभक्त और पैगंबर कौन है, तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ये हमारे पूरे 22 क्वेश्चन आज विद आंसर्स के हमने आपको करा दिए हैं। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 4th 7th से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट बी के। अगर कुछ इसमें गलत लग रहा है, कुछ इससे पूछना है इसके रिलेटेड, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।